हेलो दोस्तों, आज हम शुरू जो हमारे 3-4 चैप्टर करवाए हमने, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जो चैप्टर थे बायोलॉजी से रिलेटेड, उन चारों चैप्टर के आज जो उन चैप्टर में से एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा की दृष्टि से जो बनते हैं, उन कुछ सवालों को लेकर आपके सामने आया हूं। तो ये सवाल जो है उसमें से हमारा जो पहला सवाल है कि संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? संरक्षित का मतलब वो वन जो लोगों के द्वारा सुरक्षित रखे गए है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सुरक्षित रखे गए है, वे वन भी, उन वनों में भी जो जीव जंतु रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं और लोगों के द्वारा बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु वन्य जीव और फैलती हुई महामारी, वन्य जीवों में कई प्रकार की ऐसी महामारियां फैल जाती है जिससे पूरा वन संकट में आ जाता है, और पेड़ पौधों में भी कई प्रकार की ऐसी महामारियां फैल जाती है, और इन सब के चलते हुए वन्य जीव है जो संरक्षित किए हुए क्षेत्र है वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की समस्या। अब वन तो है लेकिन वन्य जीवों को सूखा पड़ने के कारण या मरुस्थलीकरण क्षेत्र होने के कारण उनको पानी या भोजन की कमी के कारण वन्य जीव वहां के सुरक्षित नहीं है। तो अगला सवाल है हमारा कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई। हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का धीरे धीरे नष्ट होना, वनों को खेती के द्वारा, वनों को कम वर्षा के द्वारा धीरे धीरे वनों का मरुस्थलीकरण में परिवर्तन होना ही वनोन्मूलन कहलाता है। तो अब वनोन्मूलन से वर्षा किस प्रकार कम होती है? दोस्तों, जब वनोन्मूलन, पेड़ पौधों को काटा जाता है तो पेड़ पौधों से जो हमें ऑक्सीजन की गैस की प्राप्ति होती है, उस गैस की प्राप्ति होनी कम हो जाती है, और पेड़ पौधों को काटकर, उन वनों को काटकर वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाती है, वहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, और उन धंधों से, फैक्ट्रियों से कई प्रकार के ऐसे रसायन या ऐसी गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है, और वायुमंडल के ऐसी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर की गैसें है, ये सब गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती है और तापमान को ज्यादा बढ़ाती है। और जब तापमान को ज्यादा बढ़ाती है तो दोस्तों जो पृथ्वी पर जल का चक्र चल रहा है वो जल चक्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, और जल चक्र के प्रभावित होने के कारण समय पर वर्षा का आगमन धरती पर नहीं हो पाता है और वर्षा की दर में कमी आ जाती है। अब है कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। हमने पढ़ा कि कोशिका के किस भाग में, कोशिकाओं के अलग अलग भाग, 3 भाग पढ़े थे हमने, कोशिका झिल्ली, कोशिका दरवे और केंद्रक। उसमें से हमने जो कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, कोशिका भित्ति जो पढ़ी थी, वो कोशिका का बाहरी आवरण है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, और कोशिका दरवे जो केंद्रक और कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है वो कहलाता है कोशिका दरवे, और मध्य भाग में जो धब्बेनुमा संरचना पाई जाती है वो कहलाती है केंद्रक। तो दोस्तों कोशिका की जो संरचना होती है उसके अंदर जो कोशिकांग है वो कोशिका दरवे के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका दरवे के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और इसमें ये केंद्रक न के बराबर या केंद्रक विहीन बोल सकते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिसमें एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है वो कहलाती है यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक। अब इसके दूसरे अंतर की बात करें तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य लिखिए। हमने पिछली बार पढ़ा था कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया, कोशिका दरवे के अंदर मध्य में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है,
और केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों उसने पूछा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और उनके कार्य की अगर बात करें तो दोस्तों गुणसूत्र एक धागानुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है गुणसूत्र, और धागेनुमा संरचनाओं के ऊपर एक कोशिका की संरचनात्मक और आनुवंशिक इकाई जीन पाई जाती है। इन जीनों का ट्रांसफर अगली संतति में या अगली पीढ़ी में करना ही गुणसूत्रों का कार्य होता है। मतलब आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना कार्य गुणसूत्रों का होता है। अब अगला सवाल है कि हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा एक कि कोशिकांग होते हैं, उनमें से एक कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। अब बात यह है कि हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाया जाता है। दोस्तों सजीव दो प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खुद का भोजन प्रकाश और वायु की उपस्थिति में खुद का भोजन बनाते हैं, और विषमपोषी वो होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में ये हरित लवक पाया जाता है, और ये हरित लवक सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद का भोजन बनाता है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। इसी कारण और मनुष्य में भोजन करने की एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना भोजन प्राप्त करने की क्षमता होती है, इसलिए इनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, बल्कि इन पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है। अब बात है, अगला सवाल है कि युग्मनज और गर्भ में अंतर लिखिए, अंतर बताइए। अब युग्मनज क्या होता है। हमने देखा कि एक नर का जो युग्मक होता है और एक मादा का युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। एक कोशिका बनती है, जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज जो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो संरचना बनती है वो कहलाती है युग्मनज। अब गर्भ क्या होती है। गर्भ एक अवस्था होती है युग्मनज से लेकर जब तक पूर्ण रूप से शिशु का निर्माण हो जाता है मादा के गर्भ के अंदर, तो वो अवस्था युग्मनज से लेकर शिशु निर्माण तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है गर्भ अवस्था, गर्भ अवस्था। और वो जो कार्य होता है वो अवस्था गर्भ अवस्था कहलाती है। यही अंतर है कि युग्मनज और गर्भ में अंतर। युग्मनज तो एक प्रकार की संरचना है, बल्कि गर्भ एक अवस्था है जिसमें युग्मनज से लेकर शिशु जब तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वो अवस्था आती है। अब अगला सवाल आता है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। मादा के किस जननांग में भ्रूण का रोपण होता है, मतलब भ्रूण किस अंग में विकसित होता है, शिशु का निर्माण किस अंग में होता है। तो दोस्तों बात करें कि गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और वहीं पर भ्रूण का पूर्ण रूप से विकसित होता है और भ्रूण का रोपण गर्भाशय की दीवार पर होता है। अब अगला सवाल है कि लिंग हार्मोन क्या है। लिंग हार्मोन वो होते हैं, हमने दो हार्मोन पढ़े थे, एक तो था टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। जो नर में होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और जो मादा में होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और ये हार्मोन अगले सवाल में हम बात करेंगे कि ये हार्मोन क्या उत्सर्जित करते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो ये जो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं जो नर में तथा मादा में जनन शक्ति को बढ़ावा देती है और जननांगों को बढ़ावा देती है वो कहलाते हैं लिंग हार्मोन। और अगला सवाल है हमारा कि गौण लैंगिक लक्षण क्या है। गौण लैंगिक लक्षण का मतलब वो लक्षण जो नर तथा मादा में अलग करता है या हम पहचान करके बता सकते हैं इन लक्षणों को देखकर कि ये नर है तथा ये मादा है। अगर नर में बात करें तो दाढ़ी का आना, चेहरे पर शरीर पर बालों का आना, ये नर के लक्षण है। और मादा के लक्षणों की बात करें तो आवाज का सुरीला होना और शरीर में स्तनों में वृद्धि होना, ये है गौण लैंगिक लक्षण। अब अगला सवाल है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लिंग निर्धारण क्या होता है, किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं कि ये नर है या मादा, नर तथा मादा कैसे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र, हमने बात की अभी गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। उनमें से नर के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स तथा वाई गुणसूत्र तथा मादा के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। 23 जोड़े एक्स वाई गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं और 23 जोड़े एक्स एक्स गुणसूत्र मादा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग बात करें कि अब जब
मादा नर में से वाई गुणसूत्र और मादा में से एक्स गुणसूत्र, जब गुणसूत्र का मिलन होता है तो जो संतान पैदा होगी वो होगी नर या लड़का। जब उसके बाद में अगर नर का एक्स गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो जो संतान प्राप्त होगी वो होगी लड़की। मतलब एक्स और एक्स के मिलने से लड़की और एक्स और वाई के मिलने से संतान लड़का प्राप्त होगा। ये एक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है और ये अगर बोर्ड की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला बात है कि रजो दर्शन था रजो निवृत्ति क्या है। दोस्तों हमने एक स्टेज पढ़ी थी कल जो मादा के अंदर आती है, ऋतुस्राव या रजो चक्र। रजो धर्म या ऋतुस्राव जो मादा के अंदर एक अवस्था आती है, उसमें जब वो क्यों अवस्था आती है, जब शरीर मादा की गर्भ अंडाशय के अंदर अंडाणु बन जाता है तो अंडाणु का जब निषेचन नहीं हो पाता है तो वो अंडाणु गर्भाशय की भित्ति के साथ में रक्त की तरह बहकर बाहर आता है, वो जो अवस्था कहलाती है वो ऋतुस्राव कहलाती है। अब रजोदर्शन क्या होता है, मादा में जब 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार जब ऋतुस्राव होता है तो वो कहलाता है रजोदर्शन, और अंतिम बार 40 से 50 वर्ष की उम्र में जब रक्तस्राव होता है तो वो कहलाता है रजो निवृत्ति। अब अगला सवाल है कि IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या हिंदी में बोले तो पात्री निषेचन क्या है। दोस्तों जब किसी मनुष्य में या कोई दंपति अपने संतान प्राप्ति किसी कारणवश या वाहिनी के अवरुद्ध होने के कारण संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए एक नई तकनीक परखनली शिशु के नाम से या पात्री निषेचन के नाम से अपनाई गई है। उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, अंडाणु मादा की गर्भाशय में अंडाशय में निर्मित अंडाणु को परखनली में लिया जाता है और नर से शुक्राणु प्राप्त करके परखनली के अंदर निषेचन की क्रिया करवाई जाती है, और जब 3 से 4 हफ्तों के अंदर वो निषेचन की क्रिया समाप्त होती है और युग्मनज या जाइगोट पूरी तरह से बन जाता है तो वो जाइगोट मादा के गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, और उसी के बाद में जब संतान की प्राप्ति होती है तो वो एक सामान्य तरह से संतान प्राप्ति होती है, और ये जो क्रिया कहलाती है वो IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है या पात्री निषेचन कहलाती है। अगला सवाल है कि कायांतरण किसे कहते हैं। दोस्तों जैसे कि कीट है, मेढक है, रेशम कीट है, इनमें जब बाह्य निषेचन की क्रिया पाई जाती है तो बाह्य निषेचन की क्रिया में जब सर्वप्रथम जब अंडा पैदा होता है तो अंडा के बाद में एक लार्वा स्टेज आती है। लार्वा स्टेज जैसे कि रेशम कीट की बात करें तो इसमें प्यूपा नामक लार्वा की अवस्था आती है, उसके बाद में वो रेशम कीट में कन्वर्ट होता है। मेढक की बात करें तो उसमें टेडपोल अवस्था आती है और टेडपोल अवस्था के बाद में वो वयस्क मेढक में परिवर्तित होता है। तो ये अंडे के बाद में वह लार्वा बनके लार्वा के बाद में जब वो पूर्ण रूप से वयस्क मेढक या जीव बन जाता है तो वो अवस्था जो होती है वो कायांतरण मतलब काया पलट या कायांतरण अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारे जो 14-15 सवाल थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे और ये 4 पार्ट के बायोलॉजी के सवाल थे। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी बायोलॉजी जो है पूरी तरह से 8th क्लास की समाप्त हो गई है और अब हम अगले जो चैप्टर है हमारे वो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के है। तो दोस्तों इनमें से ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोट आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में इन सब जो 8-10 चैप्टर करवाए इन सब के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। और दोस्तों क्लास को देखते रहिए, धन्यवाद।